हेलो साथियों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे उपसर्ग शब्द एवं वाक्य रचना के चैप्टर का पार्ट 2 नंबर वीडियो है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि शब्द कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, शब्द के क्या भेद होते हैं, कब कहाँ विकारी शब्द क्या और अविकारी शब्द कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग उपसर्ग देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझेंगे उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। तो उपसर्ग का पहले समझते हैं कि उपसर्ग का परिभाषा क्या होती है। देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा है उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश, ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अथवा मतलब कि वो ये भी बात कह सकते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, यानी कि उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ मतलब शब्द के पहले लगकर उसकी अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें परा है, ठीक है, मतलब कि क्रम है, जय है, भव है, धीन है, भूत है। इनके शब्दों में सबसे पहले परा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, परा उपसर्ग का। तो परा से इसका, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि जय है, ठीक है, जय मतलब विजय होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो जय में उपसर्ग लगाना होगा तो हम लोग जैसे कि पराजय लगा दिए, ठीक है, परा लगाते ही पराजय हो गया। मतलब जय मतलब विजय होता था और पराजय मतलब हार होता है, ठीक है। तो सीधा इसका उल्टा मतलब कर दिया, यानी कि इसका अर्थ को बदल दिया। तो यही उपसर्ग का काम होता है। और एक बात मैं इसको बता दूं आपको, तो सबसे पहले हम आप समझ लेते हैं एक मेन पॉइंट। देखिए किसी भी हम लोग कोई भी शब्द का जब उपसर्ग बाहर निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें हो गया पराजय, एक शब्द है, ठीक है, इसमें से हमको उपसर्ग बाहर निकालना है तो हम लोग परा निकालेंगे क्योंकि यही एक उपसर्ग है। तो जो हम पारा इससे बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा परा बाहर निकालने के बाद जय। तो जो उपसर्ग बाहर हम लोग निकालेंगे उसके बाद जो बचता है शब्द, ठीक है, जो शब्द बचता है वो ऐसा शब्द बचना चाहिए जिसका कोई मतलब होता है, कोई सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि जय मतलब विजय, ठीक है, तो जय का एक सार्थक अर्थ होता है, तो ये यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें से हम लोग परा को बाहर निकाल दिए तो हम लोग के सामने बचा जय, ठीक है। तो जय का एक सार्थक अर्थ होता है, यानी कि इससे हम पकड़ पाएंगे कि हम लोग जो परा उपसर्ग को बाहर निकाले हैं वो सही है, क्योंकि हम लोग को जो शेष बच रहा है वाक्य, जो शेष शब्द बच रहा है उसका एक सार्थक अर्थ होता है जय मतलब विजय, ठीक है। तो ऐसे ही उपसर्ग को बाहर निकालते हैं। चलिए समझ लेते हैं उपसर्ग के कार्य, कि उपसर्ग क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। देखिए उपसर्ग के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाता, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाता, ठीक है। दूसरी बात है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। मूल अर्थ क्या होता है, जैसे कि पराजय लिखे थे तो पराजय में मूल अर्थ क्या था, जय, ठीक है। तो जय उसका मूल अर्थ था, उसमें परा एक उपसर्ग लगा हुआ था। तो उपसर्ग निकाले, जो बचता है उसको मूल शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है, मतलब नवीन मतलब एक नया विशेषता ला देता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया जय है, ठीक है, तो इसके आगे परा लिख देंगे तो इसका अर्थ को बदल देगा, एक नया विशेषता ला देगा। मतलब कि जहाँ जीत होती थी इस शब्द के मतलब अब हार होने लगेगी, ठीक है, मतलब कि एक नया विशेषता ला दे रहा है। चलिए देखते हैं कि उपसर्ग किसमें कितना होते हैं, ठीक है। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू तीनों में उपसर्ग आते हैं। तो कौन कौन से उपसर्ग किसमें आते हैं, ठीक है। उपसर्गों की संख्या की बात करें तो संस्कृत में 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको बुक में 22 उपसर्ग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों आए तो दोनों इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। अब बात करें कि 22 क्यों हो जाता है। देखिए इसमें काउंटिंग करने का अंतर होता है। जैसे कि सब में एक एक दिखाई दे रहा है, इसमें एक है, एक एक एक, ठीक है। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें तो एक है लेकिन इसमें एक निर अधिक जुड़ गया है, ठीक है। तो 19 एक, ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो ऐसे इसकी संख्या 22 हो जाती है। और एक में लिख देता है, ठीक है, नि से संबंधित एक में लिख देगा तो उसे वैसे काउंट करने पर 19 ही हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है इस बातों को। तो सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग की बात करें तो ये कहीं कहीं 22 देखने को मिलता है लेकिन होता 19 ही है, ठीक है। चलिए 22 भी याद रखेंगे, 19 भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले आता है अति। अति मतलब क्या होता है, अधिक या फिर उस पार,
ठीक है। अति उपसर्ग लगेगा, उसका मतलब होता है अधिक या फिर उस पार। अब अति से उपसर्ग कैसे बनता है, तो जैसे कि आ जाएगा अत्याचार। ठीक है, अत्याचार शब्द आ गया। अत्याचार में क्या उपसर्ग है, तो अति है। ठीक है, अति हो जाएगा इसमें उपसर्ग। ठीक है, जो आधा त है वो पूरा त बन जाता है, क्योंकि जब इसका संधि पढ़ेंगे हम लोग, संधि विच्छेद करने पे अति क्या अति हो जाएगा, और इसमें जो बचेगा अतिधन आचार। ठीक है, इसको मिला के बना है अत्याचार। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो अति शब्द है ये संस्कृत उपसर्ग है। चलिए अब बात करते हैं अधि। ठीक है, अधि उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, समीप्य। इन तीन, इसका तीन अर्थ होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला आता है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, साथ या फिर समान। तो आपको तीनों याद रखना है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे अप। अप मतलब होता है दूर, हीनता या फिर विरुद्ध। अप उपसर्ग का मतलब होता है दूर, हीनता, विरुद्ध। ठीक है, ये संस्कृत का उपसर्ग की बात हो रही है। संस्कृत उपसर्ग में एक आता है अभि। अभि का मतलब होता है दूर या फिर समाप्य, दोनों भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग में छुआ आता है औ। औ मतलब होता है दूर या फिर नीचे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आ मतलब होता है तक, कम या फिर इधर। आ का मतलब होता है तक, कम, इधर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, उत आता है या फिर उद आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊपर या फिर उन्नति। इसको न पढ़ते हैं, ठीक है, डबल न पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं उन्नति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तीन अर्थ, उत रहे या फिर उद रहे, तो ऊपर या फिर उन्नत। अप की बात करें, अप मतलब होता है निकट, सहायक या फिर छोटा। अप का तीन मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, दू। ठीक है, इसको ह बोलते हैं। ठीक है, तो दू हो गया या फिर दूर हो गया। ठीक है, साथ साथ दूस में तीनों सौ आता है, तो इसको एक ही गिनते हैं। ठीक है, इसको एक ही काउंट करते हैं। इसका होता है बुरा या फिर कठिन होता है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट की बात करें, तो यह है नी। ठीक है, नी उपसर्ग का मतलब होता है नीचे या फिर भीतर। नेक्स्ट आता है निह या फिर निस या फिर निर। ठीक है, तो इन सबको एक ही काउंट किया गया है, इसीलिए 19 हुआ है इसका संख्या, 19 हुआ है। सबको अलग अलग काउंट करेंगे तो 22 इसकी संख्या होगी। तो निर या फिर निह या फिर निस का अर्थ होता है बिना, बाहर या फिर निषेध। ठीक है, परा का मतलब होता है पीछे या फिर उल्टा। जैसे कि हम लोग जय था तो इसका परा हम लोग लगा के उपसर्ग बनाए, तो ठीक है, तो पराजय बन गया, तो इसमें परा उपसर्ग था। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, परा मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कि जय था तो उसका विजय मतलब होता था, जय का मतलब, और परा लग गया तो इसका उल्टा मतलब होने लगा। ठीक है, तो ऐसा ही नेक्स्ट आता है परी। परी मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, प्र का मतलब होता है अधिक या फिर आगे। नेक्स्ट आता है प्रति। प्रति का मतलब होता है ओर या फिर उल्टा या फिर विरोध, या फिर साथ में इसको प्रत्येक का भी संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भी होता है प्रति मतलब। चलिए नेक्स्ट आता है वी मतलब वीना, अलग या फिर विशेषता। ये तीनों का मतलब होता है वी। सम उपसर्ग की बात करें, इस संस्कृत का उपसर्ग है, तो इसका मतलब होता है पूर्ण, अच्छी तरह। ठीक है, पूर्ण, अच्छी तरह या फिर संयोग, इसका मतलब होता है। सु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर और सहज। ठीक है, शुभ छल। चलिए नेक्स्ट बात करें हिंदी उपसर्ग की बात, तो हिंदी में भी वही आता है आपको, इसका 10 संख्या माना गया है, लेकिन 2 बार इसकी काउंटिंग करने से, देखिए जिसमें अ है और अन है, दोनों को अलग अलग काउंटिंग करेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो 10 मूल रूप से माना जाता है। तो पहले पे आता है अ या फिर अन, इसका मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अध। अध मतलब होता है आधा या फिर अपूर्ण, आधे या फिर अपूर्ण होता है। उन का मतलब होता है एक कम, उन का मतलब होता है एक कम। चलिए अगला आता है आओ। आओ मतलब मना करना। ठीक है, आओ जब उपसर्ग लगेगा उसका मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट बात करें दू मतलब अच्छा, दू मतलब हीन या फिर बुरा। ठीक है, दू मतलब हीन या फिर बुरा। चलिए दूसरे की बात करें नी मतलब होता है अभाव, विशेष या फिर निषेध। ये हिंदी उपसर्ग की बात की जा रही है। बिन की उपसर्ग की देखें तो ये बिन मतलब होता है निषेध। ठीक है, भर की बात करें, भर मतलब होता है ठीक या फिर ठीक पूरा। ठीक है, ठीक पूरा होता है भर का मतलब। कु उपसर्ग का मतलब होता है क, या फिर सु उपसर्ग का मतलब होता है श्रेष्ठ।
ठीक है। इसको क भी बोला जाता है और इसको स भी बोला जाता है। कहीं कहीं इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, तो इसकी संख्या हो जाती है 12। ठीक है। ऐसे तो मूल रूप से 10 होता है। कु को क बोला जाता है, सु को स बोला जाता है। कु मतलब बुरा या फिर हीन, और सु मतलब श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठ 7। ठीक है। तो दोनों को अलग अलग जब काउंट करेंगे क और स को, तो इसकी संख्या 12 हो जाएगी। एक में काउंट करेंगे तो इसकी संख्या 10 ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट की बात करें, एक विशेष टिप्पणी देख लेते हैं। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक, ठीक है, कुछ लेखक क और स को क्रमशः 9वें और 10वें, जैसे कि कु के विकार को अलग अलग कुल 12 उपसर्ग बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ पे क है इसको अलग मानते थे और स को अलग मानते थे, और कु को अलग और इसको अलग, तो चारों 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे गिनेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐसे काउंट करेंगे अलग अलग गिनेंगे तो 4 हो जाएगी, तो इसकी संख्या 12 हो जाएगी और मूल रूप से 10 ही होता है। परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। यानी कि आप 10 ही उपसर्ग मानिएगा। चलिए अगली की बात करें तो आता है उर्दू उपसर्ग। ठीक है। जब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात आई तो मैं बता दूं आपको, जब प्रैक्टिस सेट चलेगा तो उसमें आप उपसर्ग देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुना गया है ताकि आप अच्छा सा प्रैक्टिस कर पाएँ उपसर्ग से रिलेटेड। ठीक है। तो ये शब्द रूप हम शब्द एवं वाक्य रचना पढ़ रहे हैं, शब्द एवं वाक्य रचना का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी में सबका टेस्ट होगा। चलिए उर्दू उपसर्ग की भी संख्या 19 ही होती है। ठीक है। अलग अलग काउंट करने पर इसकी संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन मूल रूप से 19 ही माना जाता है। सबसे पहले आता है अल। अल मतलब होता है निश्चित। ठीक है। एन आता है, एन मतलब होता है ठीक या फिर पूरा। कम का मतलब होता है थोड़ा या फिर हीन, और खुश का मतलब होता है अच्छा या फिर शुभ। ठीक है। तो ये सब उर्दू उपसर्ग है। गैर की बात करें भिन्न या फिर विरुद्ध। ठीक है। दर की बात करें तो दर उपसर्ग मतलब में होता है, ना उपसर्ग मतलब अभाव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फिल। फिल मतलब होता है, ये फी जो है इसमें जो बिंदी लगा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अरबी। ठीक है। अरबी भाषा का ये शब्द है। तो में या फिर फी अरबी में प्रति। ठीक है। फिल मतलब ये होता है। ब में देखेंगे कि ब उपसर्ग का मतलब होता है अनुसार या फिर में, से, और, ये तीनों का अर्थ होता है ब। चलिए बद उपसर्ग की बात करें तो बद मतलब होता है बुरा या फिर अशुभ। बर की बात करें, ठीक है, वो बद था, ये बर है, तो बर मतलब ऊपर या फिर पर। बर का पेड़ मत समझिएगा, ये बर शब्द है। बा की बात करें तो बा का मतलब होता है साथ या फिर अनुसार। बिल का मतलब ये एक अरबी शब्द है। ठीक है। बिल या बिला ये दोनों अरबी शब्द है। तो बिल मतलब होता है साथ, से या फिर में, और बिल का मतलब होता है, बिला का मतलब होता है बिना। ठीक है। बिला मतलब बिना, ये अरबी शब्द है। चलिए अगला आता है 15वें नंबर पे बे। बे मतलब होता है बिना, और 16वें नंबर पर आता है ला। ला मतलब ये भी एक अरबी है, इसका होता है बिना या फिर निषेध या फिर अभाव। ला का मतलब होता है जो कि उर्दू उपसर्ग है। उर्दू उपसर्ग में आता है सर। सर मतलब मुख्य या फिर श्रेष्ठ। उर्दू उपसर्ग में आता है हम संस्कृत सम से है। ठीक है। इसका मतलब होता है साथ या फिर सम्मान। 19वें नंबर पे आता है हर। हर मतलब प्रत्येक, जो कि हम लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं। अब नोट में देखेंगे कि क्या होता है। उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये इसकी संख्या होती है 19। ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों ये है आज का क्लास, यहीं तक रहते हैं। अगले वीडियो में इसका टेस्ट सीरीज होगा जो कि उपसर्ग से रिलेटेड होगा। ठीक है। उपसर्ग का क्वेश्चन रहेगा, तो आप उपसर्ग से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको उपसर्ग बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है एक वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे आके उसके अर्थ को बदल देता है, उसकी विशेषता को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग का जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा से सीख पाएंगे कि उपसर्ग क्या काम करता है, कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज के साथ या फिर प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।